साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी की शिक्षण अभिक्षमताओं की कक्षाओं में मैं अपनी अगली कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं आज। इससे पूर्व हमने पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करने के बाद शिक्षक टॉपिक पर 2 क्लासें आपके सामने अपलोड की है और इसी क्रम में आज मैं अपनी चौथी कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हमारा नया टॉपिक रहेगा आज का शिक्षण और अधिगम। साथियों, आप शिक्षण अभिक्षमता की तैयारी करते हुए सिर्फ कंटेंट के नोट्स लिखकर और इसके बारे में सिर्फ पढ़कर अच्छे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था और इस संबंध में आज मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि हमने गाइड आपको सजेस्ट की थी कि आपको शिक्षण अभिक्षमता की प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन के लिए कोई भी एक गाइड चूज करनी चाहिए। और इसके लिए हमारी जो सलाह थी आपको वो ये थी कि मार्केट में इस समय लक्ष्य की गाइड जो चलती है बीएसटीसी और पीटीटी के लिए, दोनों में से पीटीटी या बीएसटीसी दोनों में एक ही टाइप की शिक्षण अभिक्षमता आती है, तो कोई भी एक गाइड आप ले लें और वो गाइड शिक्षण अभिक्षमता में मात्र इसलिए लेवें कि आप उसमें प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। ये चिंतन का विषय है और जब तक आप प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि हम टॉपिक के अंदर आपको कक्षा में जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स लिखवा रहे हैं, वो कहाँ काम आने वाले हैं। तो आप टॉपिक को पढ़ने, नोट्स लिखने के साथ-साथ अगर प्रश्नों को अटेंड करेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो आपकी समझ जो है बेहतर विकसित होगी। ये जो हम कक्षा में आपको नोट्स लिखवा रहे हैं, ये मात्र आपका चिंतन बढ़ाएगा और अगर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आप इस चिंतन को यहाँ जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, उसको अप्लाई करना सीखेंगे, काम में लेना सीखेंगे। इसलिए आप प्रश्नों के अभ्यास पर ध्यान रखना। अ, परीक्षा के अंत तक या परीक्षा के समय आप ये ना सोचें कि हमने बहुत सारी क्लासें अटेंड की, फिर भी हमारे प्रश्न नहीं हो पाए या हमने शिक्षण अभिक्षमता में अच्छा नहीं किया। तो एक बार फिर आप इस सलाह को सुनिएगा कि आपको प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप प्रश्नों का अभ्यास रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में करते हैं, उतना ही शिक्षण अभिक्षमता में आपको अभ्यास करना चाहिए। इसलिए आप गाइड का सहारा लें और वहाँ से प्रश्न अटेंड करें, प्रश्नों का अभ्यास करें। गाइड में बाकी आपको कंटेंट वगैरह, नोट्स वगैरह कुछ नहीं देखने, केवल और केवल प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चल सके कि आप जो क्लासों में पढ़ रहे हैं वो आपका किस तरह काम आने वाला है और कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम आज अपनी कक्षा पर चर्चा शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा शिक्षण और अधिगम। फिलहाल आप बोर्ड पर लिखी हुई नीचे की इन परिभाषाओं पर नहीं जाइएगा। पहले हम अपने टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, शिक्षण और अधिगम ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। इससे पहले हमने जो शिक्षक पढ़ा था वो एक पेशा था, एक व्यावसायिक प्रतिबद्धता थी, वो पढ़ी। अब ये जो काम कर रहे हैं हम आज की क्लास में, इसमें शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं हैं, दोनों काम हैं। और इन दोनों का नाम एक साथ क्यों आया, ये भी आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसके अर्थ पर विस्तार से बात करेंगे। इस कक्षा में आप देखिए कि हम सबसे पहले शिक्षण को अलग करके पढ़ेंगे और बाद में अगली क्लास में हम आपको अधिगम के बारे में बातें बताएंगे। तो देखिए कि सबसे पहले शिक्षण का अर्थ क्या होता है। परिभाषा पर नहीं जाइए, अभी आप अर्थ पर ध्यान दीजिए। इधर परिभाषाओं पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा और समझाऊंगा कि परिभाषाएं हमारा जो चिंतन है उसको कैसे इंप्रूव कर सकती है। तो देखिए, शिक्षण का सामान्य अर्थों में और साधारण से साधारण अर्थ हम लेते हैं पढ़ाना, जिसमें सीखना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे पढ़ाना अथवा सिखाना, इंग्लिश में जिसको टीचिंग कहते हैं। और शिक्षण की जो प्रक्रिया है, इसके लिए अंग्रेजी का शब्द भी प्रयोग यही होता है, टीचिंग। मतलब हम कक्षा में जो बातें छात्रों को सिखाते हैं, आमतौर पर उसी को शिक्षण कहा जाता है। लेकिन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद और इस पाठ के करीब 7-8 बिंदु है, जिनको क्लियर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि मात्र बोर्ड पर पढ़ाना या कक्षा में पढ़ा देना शिक्षण नहीं होता है। शिक्षण का अर्थ बहुत व्यापक है और इसको हमें चिंतन का आधार बनाकर बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो क्लियर बात यह है कि शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है पढ़ाना या सिखाना, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो टीचिंग होता है। अब शिक्षण के जो परिभाषाएं हमने लिख रखी है, इनका क्या महत्व है और ये क्यों लिखी गई है, इसके संबंध में बात करते हैं। तो देखिए, परिभाषाएं कई शिक्षाविदों ने दी है, जिन्होंने शिक्षण, अधिगम जैसे मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए टॉपिक पर अपना विचार रखे थे छात्रों के सामने। तो ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे सामने एक शुद्ध शिक्षा शास्त्र तैयार है, जिसकी वजह से हम अच्छे शिक्षकों का निर्माण कर पाते हैं।
तो चलिए, आपको ये परिभाषाएं रटनी नहीं है, ये याद करने के लिए नहीं है, ना हमने याद की है ना आपको करनी है। बहुत रेयर चांस रहता है जब कभी कभार एक प्रश्न परिभाषाओं से आ जाता है, लेकिन परिभाषाओं पर आपको अपनी ऊर्जा खराब नहीं करनी है। परिभाषाएं मात्र आपको अर्थ समझाने के उद्देश्य से लिखी गई है। तो चलिए पहली परिभाषा पर बात करते हैं जो शिक्षा शास्त्री बी.ओ. स्मिथ ने दी है। इस परिभाषा में क्या लिखा है देखो, शिक्षण एक प्रकार का अंतर्व्यक्तिक प्रभाव है। देखो, इस बात से क्लियर होता है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक का अर्थ ये होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूसरे व्यक्ति तक पहुंच बनाई जाए। अंतर्व्यक्तिक यानी दूसरे व्यक्ति तक, जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब दूसरे व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि शिक्षण की प्रक्रिया में अकेला व्यक्ति नहीं होगा। एक अकेला व्यक्ति शिक्षण नहीं कर सकता। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कम से कम एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर शिक्षक अकेला रहेगा तो किसके व्यवहार को परिवर्तित करेगा। अब आप देखिए कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, व्यवहार को परिवर्तित करना। ये जो व्यवहार को परिवर्तित करना है, ये परिभाषा है अधिगम की। अधिगम की जब हम परिभाषा देखते हैं तो सामान्य परिभाषा ये देखने को मिलती है कि व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम कहेंगे। आदमी जो कुछ सीखता है उसकी वजह से उसके बिहेव में जो चेंजेज आते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, उसको अधिगम या सीखना कहते हैं। फिर देखो, करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करता है, और यही उसका मेन उद्देश्य होता है। तो दूसरी बात यहां से क्लियर होती है कि बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं होता। शिक्षण भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य से शिक्षण नहीं हो सकता। बातें क्लियर कितनी हुई कि शिक्षण एक व्यक्ति की प्रक्रिया नहीं है, इसमें अधिक व्यक्ति शामिल होंगे। दूसरा, शिक्षण का उद्देश्य जो होता है दूसरों के व्यवहार को बदलना होता है। और तीसरी बात, शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये परिभाषा बी.ओ. स्मिथ नामक शिक्षा शास्त्री ने दी है, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की दृष्टि से उपयोग में लेनी है और इस पर चिंतन करके इसको छोड़ देना है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगली शिक्षण की जो प्रक्रिया परिभाषा है उसको देखिए, जो कि हफ और डंकन नाम के शिक्षा शास्त्रियों ने पेश किए। उन्होंने अपने विश्लेषण के बाद शिक्षण का क्या अर्थ निकाला है तो देखिए, उन्होंने कहा शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, यानी ये 4 स्टेप से गुजर कर पूरी होती है। ये स्टेप कौन से हैं तो देखिए, पहला स्टेप है योजना। देखिए, सिर्फ शिक्षण ही नहीं, कोई भी कार्य अगर योजना के साथ शुरू किया जाए तो उसकी सफलता की संभावनाएं अधिक होती है। चाहे सीखना हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, या हमारा छोटे से छोटा काम अगर योजना से शुरू होता है तो उस कार्य के बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम चलेंगे इसके अंतिम चरण पर, वो रहता है मूल्यांकन। देखो, मूल्यांकन का मतलब होता है हमने कोई भी काम किया तो काम किस हद तक सफल हुआ, इसको मूल्यांकन कहा जाता है। शिक्षक जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद अपनी ही पढ़ी हुई बातों का मूल्यांकन करना होता है कि मैंने जो कुछ छात्रों के सामने रखा उसका फीडबैक क्या आ रहा है। उससे शिक्षक को पता चलता है कि उसने जो बातें छात्रों को समझाई है क्या वो समझ में आई। अगर नहीं आती है तो मूल्यांकन होने के बाद वो अपनी कार्य करने की शैली में, पढ़ाने की शैली में परिवर्तन करेगा। और अच्छा फीडबैक आता है, अच्छा मूल्यांकन होता है, इसका अर्थ है कि उनकी पढ़ाने की शैली अच्छी थी। तो बात क्लियर होती है कि 4 चरणों में से शिक्षण का जो प्रथम चरण है वो है योजना। ये सवाल यहीं से बनते, ध्यान रखना कि शिक्षण का प्रारंभ कहां से होता है तो योजना से होता है। इस योजना में आप ध्यान रखिए कि आप जब बीएसटीसी या पीटीटी में सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग करेंगे उस दौरान आपको लेसन बनाने होंगे। तब लेसन में आपको सबसे पहले पाठ योजना बनानी होती है, पाठ योजना। और हर अध्यापक, हर शिक्षक कक्षा में जाने से पहले अपने पढ़ाए जाने प्रकरण की योजना बनाता है, और योजना पूर्ण किया गया शिक्षण ही पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी विख्यात शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि अगर शिक्षक अधूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाता है तो वो अपने शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले प्रकरण की अच्छे से योजना बना लेनी चाहिए। और अंतिम रूप से शिक्षण सफल हुआ या नहीं, ये किस बात पर निर्भर करेगा, वो बात ध्यान रखना आपकी शिक्षण तभी पूर्ण होता है जब कोई न कोई अधिगम करे। ये बात हम शिक्षण की विशेषताओं में पढ़ेंगे कि शिक्षण तभी पूर्ण होता है जब शिक्षण की प्रक्रिया से किसी न किसी को अधिगम करने का अवसर मिला हो या सीखने का अवसर मिला हो। अब मूल्यांकन का मतलब यही हुआ, शिक्षण तभी सफल है, शिक्षण का मूल्यांकन तभी सकारात्मक है जब शिक्षण की प्रक्रिया से किसी ने कोई न कोई अधिगम किया है, कुछ न कुछ लर्न किया है, कुछ न कुछ सीखा है। अब बीच के जो 2 चरण है ये क्या है देखिए आप। निर्देशन का मतलब होता है किसी को दिशा देना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देता है। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यालय में हो
कॉलेज में हो, कोचिंग क्लासेज में हो, हमारे टीचर्स हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी अमुक टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले निर्देशन दिया था कि शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्नों में अच्छा करने के लिए आप किसी गाइड का सहारा लें और वहां से अधिक जितना कर सकते हैं प्रश्नों का अभ्यास करें। तो ये मैंने जो आपको दिया था वो निर्देशन है। शिक्षक अपनी योजना के अनुसार पहले शिक्षण करता है और उसके बाद निर्देशन देता है। और ये चीजें मापन, देखिए मापन और मूल्यांकन परस्पर रिलेटेड है और मापन जो है मूल्यांकन का हिस्सा है। मापन जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन बड़ी अवधारणा है और मापन छोटी अवधारणा है। मूल्यांकन में सभी पक्षों को देखा जाता है, जबकि मापन में केवल और केवल अंकों के रूप में किसी सफलता या असफलता का माप किया जाता है। किसी परीक्षा में छात्र को अगर 10 में से 5 अंक प्राप्त हुए हैं तो वो मापन हुआ। 10 में से 5 अंक प्राप्त हुए तो ये मापा गया कि छात्र ने कितना सीखा। लेकिन मूल्यांकन बड़ी अवधारणा है जिसमें यह बात की जाती है कि वर्ष भर छात्र ने स्कूल में पढ़ाई की तो क्या उसके व्यक्तित्व को मजबूती मिली, क्या उसने एक दृढ़ चरित्र का निर्माण किया, क्या उसके भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष मजबूत हुए। इस प्रकार की बातें करना मूल्यांकन में आता है। जैसे हम देखते हैं अपने चरित्र प्रमाण पत्र में विद्यालय में लिखा आता है बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा शब्द जो है वो हमारे विद्यालय ने, अध्यापकों ने वर्षों तक हम पर मूल्यांकन किया हमारा, और मूल्यांकन के बाद उन्होंने पाया कि उक्त विद्यार्थी का जो चरित्र है वो अच्छा है। तो मूल्यांकन बड़ी अवधारणा है और मापन उसके अंतर्गत आने वाली अवधारणा है जिसको संख्या और परिमाण में माप कर बताया जाता है। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मापन और मूल्यांकन के बिना शिक्षण पूरा नहीं होता, अतः हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो हफ और डंकन के द्वारा जो परिभाषा बताई गई थी उसके अनुसार शिक्षण का यह अर्थ होता है। और इससे अगली नंबर 3 की परिभाषा है थाइन महोदय की। उस परिभाषा को आप देखिए कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। देखिए हमने अपने टॉपिक पर बात करते हुए देखा था कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, शिक्षण का मतलब होता है सिखाना। तो अधिगम यानी सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी के सीखने को बढ़ावा देती है, वृद्धि करती है, तो उसको हम शिक्षण कहेंगे। ये परिभाषा थाइन महोदय ने दी है। इन परिभाषाओं को आप लिख लेंगे क्योंकि आपने कक्षा में इनको समझा है, और जब कभी भी आपको शिक्षण पर विचार करना हो, चिंतन करना हो वापस, तो आप इन परिभाषाओं को एक बार वापस देखेंगे तो मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। साथियों, कक्षा में सुनाई गई हर बात पर आप फोकस करना, हर बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हम प्रश्नों के जवाब देंगे तब लिखी हुई बातें नहीं, बल्कि जो बातें समझी है और जो बातें हमारे दिमाग में घर कर गई है वही बातें काम आएगी। इसी को एप्टीट्यूड कहते हैं। अभिक्षमता या अभिरुचि जो है वो नोट से तैयार नहीं होती है, चिंतन करने से और अधिक से अधिक सुनने और समझने से विकसित होती है। तो हम अपनी परिभाषाओं को, इन तीनों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हम एक महोदय और है जिनकी परिभाषाओं को देखते हैं। इस परिभाषाओं को देखने के अंदर, परिभाषाओं के अंदर दिए हुए शब्दों पर हम जितना विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही हमारी अभिक्षमता विकसित होगी और अधिक से अधिक प्रश्नों तक हमारी पहुंच बनेगी। तो नंबर 4 पर जो परिभाषा उसको देखिए, शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति, जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति, यहाँ पे कम परिपक्व व्यक्ति का मतलब है कम समझदार व्यक्ति, कम ज्ञानवान व्यक्ति, जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति जब अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है। अधिक परिपक्व का मतलब हुआ अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति। अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है तो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, संपर्क में आता है तो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। अर्थ यह हुआ कि जब कम ज्ञानवान व्यक्ति अधिक ज्ञानवान व्यक्ति के संपर्क में आता है ना, तब कम ज्ञानवान व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। अर्थ इस प्रकार लेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया तो है ही है, जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति का अर्थ हुआ सीखने वाला, सीखने वाला यानी अधिगम करने की इच्छा रखने वाला, लर्नर। कक्षा की बात करें तो छात्र। अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है। अधिक परिपक्व व्यक्ति का मतलब हुआ हमारे शिक्षक, गुरुजी। तो शिक्षक जो होते हैं उसको हम कहेंगे अधिक परिपक्व व्यक्ति। जब विद्यार्थी शिक्षक के संपर्क में आता है तब उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में जो है ज्ञान उसका बढ़ता है। ये जो प्रक्रिया संपन्न हुई इसको हम शिक्षण कहेंगे। एक बार फिर कहता हूं कि अगर अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को प्रभावित करने में सफल रहा है
तभी हम उस प्रक्रिया को शिक्षण कहेंगे, अन्यथा नहीं। मतलब ये कि शिक्षण तभी पूर्ण होगा जब किसी न किसी ने कुछ सीखा है, अधिगम हुआ है। अगर अधिगम नहीं हुआ तो शिक्षण को हम शिक्षण नहीं कह सकते। इसके साथ दिगम के शिक्षण के संबंध में हमारी जो 4 परिभाषाएं थी उनकी हमने बात कर ली, और ये परिभाषा जो है मोरिसन ने दी है। आगे जब हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे उसमें मोरिसन महोदय का नाम फिर से आएगा कि इन्होंने शिक्षा शास्त्र में कौन कौन सी शिक्षण विधियों को बेहतर बताया है। तो आगे देखिए, आप शिक्षण की परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम शिक्षण की प्रक्रिया पर बात करते हैं कि शिक्षण चलता कैसे है, कौन कौन से स्टेप से गुजरता है, किस प्रकार शिक्षण चलता है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में हम और बात करेंगे जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं और शिक्षा शास्त्र के विकास में जिनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। उन व्यक्तियों में एक व्यक्ति है एडम्स। अगर इसका आप अलग से हेडिंग बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया। अब एक एडम्स हैं और दूसरे हैं जॉन ड्यूवी। जॉन डीवी, कभी कभार इनका नाम डीवी आता है और कभी कभार ड्यूवी आता है। इन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में बात की है। तो एडम्स ने कहा है कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी शिक्षण की प्रक्रिया में 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुव का मतलब पोल होता है, 2 मतलब जो है छोर होते हैं। इस छोर से उस छोर तक कोई बात जाती है। तो देखिए इसमें 2 ध्रुव कौन से होते हैं। तो एडम्स महोदय ने ये 2 ध्रुव बताए हैं, शिक्षक और छात्र, सीखने वाला और सिखाने वाला। यानी सीखने वाला कुछ बातों को सिखाने वाले तक भेजेगा और सीखने वाला सिखाने वाले को फीडबैक देगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया। अब छात्र और शिक्षक के बीच में ये जो कुछ चल रहा है इसको शिक्षा शास्त्र की भाषा में अंत्यक्रिया कहते हैं। ये आगे हमारे फिर काम आएगा, अंत्यक्रिया यानी इंटरैक्शन। इंग्लिश में इंटरैक्शन कहते हैं कि छात्र और शिक्षक के बीच में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ होता है, संप्रेषण होता है, आई कांटेक्ट होता है, या समझने समझाने की बातें होती है, भावों को समझा जाता है, इन सबको कहते हैं अंत्यक्रिया, इंटरैक्शन। ये शब्द काम का है, आगे और काम आएगा और प्रश्नों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एडम्स महोदय के हिसाब से तो शिक्षण प्रक्रिया के मात्र 2 ध्रुव होते हैं, लेकिन जो जॉन ड्यूवी है इन्होंने कहा है कि भाई मात्र 2 ध्रुव नहीं होते, शिक्षण की प्रक्रिया में 3 ध्रुव पाए जाते। तो कौन कौन से हुए देखिए, इन्होंने 3 ध्रुव बनाए। एक बताया शिक्षक, दूसरा बताया पाठ्यक्रम और तीसरा ध्रुव बताया छात्र। अब इनके बीच में भी जो ये चलेगी प्रक्रिया, इसको भी हम कहेंगे अंत्यक्रिया या फिर इंटरैक्शन। अब इस इंटरैक्शन में क्या होता है, शिक्षक पाठ्यक्रम के द्वारा या पाठ्यक्रम में दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए छात्र को प्रभावित करता है या छात्र की अंत्यक्रिया को बढ़ाता है। अब छात्र, शिक्षक जो है पाठ्यक्रम को जरिया बनाते हुए छात्र को प्रभावित करता है और छात्र जो कुछ सीखा उसके जरिए शिक्षक को फीडबैक देता है कि हमने अमुक अमुक बातें जो है इन बातों को किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद सीखा है। तो ये तीनों के बीच में जो हो रही है, तीनों ध्रुवों के बीच में, इसको कहा जाता है अंतःक्रिया। अब अगर जॉन डीवी के द्वारा बताए गए शिक्षण के 3 ध्रुवों के बारे में अधिक बात करें तो इनको चर के रूप में जाना जाता है, 3 चर। अब यहाँ पे मैंने द्विध्रुवीय प्रक्रिया लिखा है, तो जॉन डीवी के बारे में ध्यान रखना कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसको जॉन ड्यूवी ने बताया। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, और खासकर जॉन ड्यूवी की बात को, कि शिक्षण को जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। ये हमारे विचारों को आगे बढ़ाने में भी काम आएगा और इस व्यक्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अब इनको चर के रूप में जाना जाता है। तो शिक्षक जो है इसके बारे में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट होते हैं। गुरुजी जो है पढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट है कि वो किस प्रकार पढ़ाएं, कौन सी चीजें पढ़ाएं। और छात्र जो है वो छात्र रहता है आश्रित चर। आश्रित का मतलब है डिपेंडेंट। अब छात्र किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए छात्र 2 ध्रुवों पर डिपेंड करता है कि शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षक कौन सी बातें पढ़ाना चाहेंगे और पाठ्यक्रम में कौन कौन सी बातें छात्रों को सिखाने के लिए दी गई है। मतलब जो छात्र है वो आश्रित चर है और पाठ्यक्रम कैसा चर है, तो ये है हस्तक्षेपकारी चर। हस्तक्षेपकारी चर यानी इंटरफेयर करता है। अध्यापक छात्र को सिखाना चाहता है, लेकिन हमारे
पढ़ाई की प्रणाली में, शिक्षा की प्रणाली में पाठ्यक्रम दिया जाता है, मतलब छात्र को जो कुछ पढ़ाया जाना है उसमें पाठ्यक्रम एक हस्तक्षेपकारी चर है, ये इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। बोर्ड पर दी गई एडम्स और जॉन डीवी के द्वारा समझाई गई जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। इसके इर्द गिर्द घूमते हुए आपको प्रश्न मिलेंगे और यहाँ आपने ढंग से चिंतन किया है तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं कि इन व्यक्तियों के नाम का महत्व नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो बातें बताई गई है उन बातों का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि शिक्षक छात्र के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करता है, तब वो पाठ्यक्रम का प्रयोग करता है। इस अर्थ में हम पाठ्यक्रम को हस्तक्षेपकारी चर कहते हैं। आगे देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया में हम शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं पर बात करते हैं कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है और हम शिक्षण किस प्रक्रिया को कह सकते हैं। अब आगे जो है इन हेडिंग को आप लिख देंगे, शिक्षण की विशेषता या प्रकृति, शिक्षण की विशेषताएं व प्रकृति। लिखने पर सिर्फ ध्यान मत दीजिएगा, लिखने के साथ साथ हर बिंदु को मैं जिन शब्दों में समझा रहा हूं आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखकर आप जब उनको रिकॉल करेंगे चीजों को तो समझाई हुई चीजें आपके वापस दिमाग में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अब अंतःक्रिया किस प्रकार है, तो हमने अभी समझा है कि अध्यापक और शिक्षक के छात्र के बीच में जो कुछ बातचीत होती है, संप्रेषण होता है, सिखाया जाता है और सीखे हुए का फीडबैक प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षण एक अंतःक्रिया है। दूसरी चीज देखिए, शिक्षण की प्रकृति या विशेषता क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक कार्य उन चीजों को कहते हैं, उन बातों को कहते हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना अनिवार्य है। आम अर्थों में हम अक्सर बात करते हैं कि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि मनुष्य में अगर कोई इंडिविजुअल एक पर्सन अपना जीवन जीना चाहे तो उसके लिए सरल नहीं होगा, इसके लिए उसको अन्य मनुष्यों की सहायता चाहिए। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया में भी अध्यापक जी अकेले नहीं पढ़ा सकते, उनको पढ़ाने के लिए सामने बैठे विद्यार्थी चाहिए। अतः ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। फिर देखिए शिक्षण के बारे में, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मन को समझता है, मन के बारे में ज्ञान कराता है। सीखने के मामले में व्यक्ति का मन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर छात्र पढ़ने का मन नहीं रखता है या पढ़ने के प्रति प्रेरित नहीं है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण को असफल कर सकता है। हमने अपने पूर्व के टॉपिक में बात की थी कि सबसे अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों को अभिप्रेरित कर सके, प्रेरित करके रुचि पैदा करके छात्रों को पढ़ा सके। इस अर्थ में मनोविज्ञान को ध्यान में रखा जाता है। कैसे पता चला कि छात्र प्रेरित होगा तो पढ़ेगा, यह पता मनोविज्ञान ने लगाया। और मनोविज्ञान हालांकि सिर्फ शिक्षा में काम नहीं आता है, जीवन के कई क्षेत्रों में मनोविज्ञान का रोल रहता है। तो शिक्षण आवश्यक रूप से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आगे हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, तब हमें फिर रिकॉल होगा कि भाई मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या रोल है। फिर देखिए, शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक कला है। देखिए, हर व्यक्ति शिक्षण नहीं कर सकता, शिक्षण वही व्यक्ति कर पाता है जिसमें ऐसा करने की कला हो। देखिए, आप सभी बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, आपको टीचर ट्रेनिंग करनी है और उसमें प्रवेश लेना है, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आपकी अभी से इस कला का विकास होना शुरू हो जाता है। कहां पर, अभिक्षमता और अभिरुचि में। कुछ व्यक्तियों में जन्मजात कलाएं होती है, जन्मजात ऐसे गुण होते हैं कि वे दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं या दूसरों को कुछ समझा सकते हैं, और ये कला जिस व्यक्ति में होती है वो व्यक्ति शिक्षक बन पाता है। यानी शिक्षण करना एक कला है, ये आसान कार्य नहीं है और इसके लिए आपको अभिक्षमता विकसित करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप शिक्षण कर पाते हैं। फिर आगे देखिए, शिक्षण एक कौशल है। एक कौशल है। हम अक्सर इस शब्द के बारे में सुनते हैं। कला जन्मजात हो सकती है, उसका विकास भी किया जा सकता है और कौशल अर्जित किया जाता है। अर्जित करने का मतलब है हम जो भी स्किल है हमें सीखनी पड़ती है। ट्रेनिंग जो करवाई जाती है, ट्रेनिंग में हमको कौशल सिखाया जाता है। आप जब टीचर ट्रेनिंग करेंगे तब आपको टीचिंग स्किल्स सिखाई जाएगी, पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से अच्छे कौशलों का प्रयोग करना है। अब शिक्षण के कौशलों में कई सारी चीजें आती है कि आप छात्रों को किस प्रकार समझाते हैं, आप छात्रों की जिज्ञासाओं को कैसे शांत करते हैं, आप चित्र कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, सारी बातें शिक्षण के कौशलों के अंतर्गत आती है।
फिर शिक्षण के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, शिक्षण एक विज्ञान है। शिक्षण एक विज्ञान है। विज्ञान वह ज्ञान होता है जो चिंतन करके तैयार किया होता है, विशुद्ध होता है। अतः शिक्षण भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर शिक्षा शास्त्रियों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और बहुत ज्यादा ध्यान देने के बाद इसको एक ज्ञान के रूप में पेश किया है। आगे देखो, शिक्षण एक मार्गदर्शन है। शिक्षण मार्गदर्शन है। इस पर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि गाइडेंस करना भी शिक्षण है। शिक्षण एक निर्देशन है। शिक्षण एक निर्देशन है। इंस्ट्रक्शन देना, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले हफ और डंकन की परिभाषा में देखा था कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। अर्थ ये हुआ कि निर्देशन देना भी एक प्रकार का शिक्षण है। फिर देखिए, शिक्षण की अगली जो विशेषता है, शिक्षण की प्रकृति है, वो किस प्रकार है। शिक्षण एक आमने सामने की प्रक्रिया है। आमने सामने की प्रक्रिया है। पढ़ाने वाला अगर किसी को सामने लेकर बैठता है, उसके सामने कोई होता है, तभी वो शिक्षण कर पाता है, अन्यथा वो शिक्षण नहीं कर पाता है। इस अर्थ में शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया हुई। अकेला व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। अब देखिए, जो शिक्षण है उसकी अगली विशेषता आप देखिए, शिक्षण एक प्रेरणा है। प्रेरणा है, मोटिवेशन है। बिना मोटिवेशन के शिक्षण पूर्ण नहीं हो सकता। तो इन इतनी विशेषताओं को आप देखिए, इनको साथ साथ में नोट भी किया होगा, और अगर नहीं किया तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं, जिसको बाद में अपने नोट्स में समाहित कर सकते हैं। साथियों, शिक्षण की असीमित विशेषताएं हैं, लेकिन प्रश्नों के इर्द गिर्द जो सारी विशेष खास विशेषताएं होती है, प्रकृति है शिक्षण की, उसको हम नोट्स के जरिए समझेंगे। और बाकी की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्नों के जरिए आप तक पहुंचेगी और प्रश्नों के जरिए आप उनको हल कर पाएंगे। अगली आप प्रकृति देखिए, शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। तार्किक क्रिया है, एक लॉजिकल एक्शन है। बिना लॉजिक के शिक्षण नहीं हो सकता, और शिक्षण पूरी तरह से तर्क पर आधारित होता है। इसमें ना तो कोई अंधविश्वास काम आता है, और ना ही इसमें कोई रटी रटाई चीजें काम आती है। ये तर्कपूर्ण क्रिया है। अगर छात्र को तर्क दिया जाए किसी टॉपिक विशेष के संबंध में, तभी वो सीखने के लिए तैयार होता है, और अगर छात्र सीखने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षण पूर्ण नहीं हो सकता। अगली शिक्षण की विशेषताओं में आप देखिए, शिक्षण की विशेषता यह है कि शिक्षण की सफलता अधिगम पर निर्भर करती है। इस टॉपिक को, इस विशेषता को आप विशेषकर ध्यान में रखिए कि अधिगम पर निर्भर करती है। शिक्षण तभी सफल है जब कोई न कोई शिक्षण की उस प्रक्रिया से सीखता है। अगर किसी को भी शिक्षण की प्रक्रिया से अपने को व्यवहार में परिवर्तन करने का अवसर नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षण को सफल नहीं मान सकते। फिर देखिए, शिक्षण उपचार की एक विधि है। उपचार की एक विधि है। उपचार का मतलब दैनिक जीवन में हमारे कहाँ काम पड़ता है उपचार का। हम जो मेडिकल हेल्प लेते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई का असर जो होता है उसको हम उपचार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ शरीर का ही उपचार नहीं किया जाता है। उपचार व्यवहार का भी किया जा सकता है, उपचार व्यक्तित्व का भी किया जा सकता है, और उपचार हमने जो कुछ सीखा उसका भी किया जा सकता है। माना कि हमने कोई गणित का टॉपिक पढ़ा जिसमें कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आई, तो अध्यापक जी उपचार के रूप में वो चीजें हमें पढ़ाएंगे। तो इस संबंध में जो शिक्षण है वो एक उपचार की विधि है। और देखो, शिक्षण जो है छात्र व शिक्षक के बीच में संबंध है। एक गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध होता है? सीखना या सिखाना। अर्थात छात्र और शिक्षक के मध्य जो संबंध है उसी को हम शिक्षण कहेंगे। शिक्षण की वो प्रक्रिया है जो छात्र को शिक्षक से जोड़ती है। अगर हमें पढ़ना नहीं होगा तो हमें गुरुजी की क्या आवश्यकता। अतः हमारे सामने जो छात्र पढ़ते हैं वो भी हमें हमारे साथ इसीलिए संबंधित है क्योंकि वो हमसे पढ़ते हैं, वो हमसे सीखते हैं, उनके व्यवहार में हमसे परिवर्तन होता है। चलो, इसके साथ हमारी शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं के खास बिंदुओं पर बात हो गई, और वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसलिए हम शिक्षण को पूर्ण नहीं कर पाएंगे इस कक्षा में। शिक्षण के बाकी बिंदुओं पर, जो कि करीब 4 या 5 बिंदु बचते हैं, जो आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। क्योंकि हमने शिक्षक टॉपिक पढ़ाते हुए भी इस बात पर चर्चा की थी कि अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो पहली चीज तो शिक्षक क्या होता है ये, और दूसरी चीज अब ये शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया कि शिक्षक करता क्या है, शिक्षक के कृत्यों पर, शिक्षक के कार्यों पर हमारा
पूरी तरह से पकड़ होना और मजबूती से इन चीज़ों का पता होना ज़्यादा जरूरी है। साथियों, लिखी गई चीज़ें से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्नों का अभ्यास करना, और तीसरी चीज़ अधिक से अधिक चिंतन करना और लिखी हुई बातों पर बार-बार चिंतन करने की कोशिश करना। हम अपनी इसी कक्षा को जारी रखते हुए अगले बिंदु को अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।